साहब ने अपने अंतिम दिनों में यह भी कहा था कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं और अपना सारा जीवन धम्म के प्रचार में लगाऊंगा, यह भी कहा था। लेकिन हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना थोड़ा कूट कूट के भर गई है। उनको सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल गिमिक दिखता है, लेकिन यह नहीं दिखता है कि राजनीति के पीछे संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होता है। मेरे कुछ एक ट्विटर फेसबुक पे लिख देने से अगर आपकी भावना आहत हो रही, चाहे मैं मजाक में ही लिखा हूं, आपके पूरे शास्त्री पूरे मजाक मारपीट मदिरा पान और मांस खाने से भरे पड़े हैं। मैं शास्त्री उठा के पढ़ के बता दूं तो बता दूंगा, उसमें सब तरह की चित्रण है, सेक्सुअलिटी से लेके एवरीथिंग इज देयर। और मेरे कहने से भावना आहत हो गई और आपका आस्था डोल गया ऐसे छुई मुई टाइप से, तो मुझे मत देखिए, अपने आप को और अपनी आस्था को देखिए। 10 सीट के लिए लाखों युवा हमारे 35 साल तक जो है ना मत्था मारते रहते हैं और सरकार 5 साल और बढ़ा देती है, इनको 5 साल और दो, तो 40 साल तक पीसीएस और यूपीएससी तैयारी करते करते उसके बाद किसी काम के नहीं रहते हो, उसके बाद बोझ बन जाते हो परिवार पर। जितने यहां समृद्ध लोग हैं सबको मैं कहता हूं कि बेटा बेटी को इस चक्कर से निकालो, सबको कोलंबिया ऑक्सफोर्ड भेजो, अंग्रेजी बोल के 50 लोग जब आएंगे बाबा साहब की तरह और अखबारों में एडिटोरियल लिखेंगे, सोशल मीडिया पे बोलेंगे, तब जाके माहौल बनेगा। इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए इंटेलेक्चुअल चाहिए। विषय पर बात करने से पहले संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र स्थापित करने में मीडिया की जिम्मेदारी। मैं पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, तो उन्हीं के हवाले से कुछ बातचीत करूंगा। अभी मैं जब आ रहा था तो अमन भाई से मैंने कहा कि आज बाबा साहब होते तो बहुत खुश होते। खास तौर से इस इमारत के संदर्भ में मैंने कहा था यहां आते आते, क्योंकि 14 बरस उन्होंने 1 रुपया 2 रुपया इकट्ठा किए एक इमारत बनवाने के लिए, इमारत फंड, और तब जाके बंबई में एक इमारत उन्होंने बनवाया था। और उसके पीछे पर्पस ये था कि हमारे लोगों को बैठने की जगह नहीं है, मीटिंग करने की जगह नहीं है, सेमिनार करने की जगह नहीं है, एप्लीकेशन लिखने की जगह नहीं है। तो 14 साल में 2.25 लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा किया था। लेकिन आज इतनी शानदार बिल्डिंग में मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे बाबा साहब का स्मरण याद आ गया। इसके लिए आप सबको बधाई, महाराष्ट्र की जनता को बधाई। और सुना है कि जब नितिन राव साहब मिनिस्टर थे तभी ये बना है। तो चलिए, हमारे दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनको भी बधाई कि उन्होंने मल्टीपर्पज शानदार बिल्डिंग ये बनवाया है, जिसमें कि हजारों लोग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को बधाई। मैं सीधे आता हूं विषय पर, और जो मैं पढ़ा है, मैं रात में बैठ के कुछ पढ़ रहा था कि आखिर बाबा साहब ने मीडिया के बारे में क्या क्या कहा था। तो भाई, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वर्ल्ड के 180 देशों में भारत का स्थान 133वां था। और अभी जो सर्वे आया है लेटेस्ट 2023 का, उसमें 180 देशों में भारत का स्थान 161वां है। तो ये विकास हुआ है एक तरह का नीचे की तरफ। जितनी अभी अयोध्या में जितने मीडिया वाले लोग बैठे हुए हैं और राम जी आ रहे हैं, हमने तो सुना था कि हम में तुम में खड़क हम में, राम सर्वव्यापी है। तो 500 साल राम जी कहां चले गए थे, मेरे समझ में नहीं आया। तो किसको मीडिया वाले बैठ के बुला रहे हैं, ये सवाल करना चाहिए। और इनसे अगर उम्मीद करते हैं कि ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेंगे,
तो ये सोचना, ये उसी तरीके से है जैसे चूहे और बिल्ली की दोस्ती। जैसे कबूतर रेत में अपनी आंखें छुपा ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, वैसे ही ये कल्पना है। आप इसको समझना होगा। अभी गायकवाड़ साहब ने जो बातें कही, बहुत विनम्रता के साथ, थोड़ी असहमति के साथ मैं कुछ कहना चाहता हूं कि भारत में मीडिया, भारत में कह रहा हूं, भारत में मीडिया हर समय शक्तिशाली लोगों के साथ था। मैं बाबा साहब को ही कोट करूंगा कि बाबा साहब ने उस समय के मीडिया के बारे में क्या कहा था, और आज जो मीडिया है कितनी जनता की आवाज उठा रही है, कब उठाती रही, ये आपको सोचना है। और मीडिया घराने, कितने लोगों के पास मीडिया कंट्रोल्ड है, कौन कौन कंपनीज में काम कर रही है, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनके एडिटर कौन है, जर्नलिस्ट कौन है, उनके रिसोर्स पर्सन कौन है, इन सब की सोशल ऑडिटिंग कीजिए, आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा। मैं राइट, ठीक कह रहा हूं कि ये मीडिया, और खास तौर से जो आप सोशल मीडिया के दोस्त हैं यहाँ सुरेश भी बैठा हुआ, कहीं मैंने देखा था, अच्छा सुरेश है उधर, और अमन भाई आप तो टीवी चलाते हैं। मैं 90 का दशक याद कर रहा हूं कि जब हम लोग कोई धरना प्रदर्शन करते थे और हम लोग बाइक लेकर और सारे अखबार वाले के यहाँ जा जाके पहले प्रेस निमंत्रण देते थे कि साहब आप आइएगा। सोचिए, हम लोग स्टूडेंट थे और प्रेस निमंत्रण देने जाते थे कि आप आइएगा, और कोई नहीं आता था, और हम लोग इतने ढीठ थे, जिद्दी, फिर अगले दिन धरना प्रदर्शन करके और फिर प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज तैयार करके फिर जाते थे सबको देने की, छाप दीजिएगा। बिरले एकाध जो थोड़ा सा हमारे सिंपैथेटिक लोग होते थे, वो हमारी खबर छापते थे, और हमारी खबर कहीं नहीं दिखती थी और न छपती थी। लेकिन आज आपको मैं दावे के साथ और गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि किसी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार को हम लोग नहीं बुलाते हैं। हमारा मोबाइल ही हमारा मीडिया है, हमारा मोबाइल ही मीडिया है। इसलिए जितना तुम्हारे टेलीविजन को दिखता है उससे ज्यादा हमारे मोबाइल से लोग देख लेते हैं। अब हम आपकी जरूरत नहीं है। और एक बात और बोलूं, जिसे सोशल मीडिया आप कहते हैं, सोशल मीडिया का स्वरूप तो आज बदल गया है। लेकिन अभी अमन भाई को इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया के असली जनक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब आप सवाल पूछेंगे कैसे, तो उन्होंने मूक नायक निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला, जनता निकाला, भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, और 54-58 1 रुपया चंदा मांगकर उन्होंने अखबार चलाए। नागेश साहब बैठे हुए हैं, बाबा साहब वो खूब पढ़ते हैं, इनका इंटरव्यू मैंने अम्बेडकर रामा के लिए किया है, नागेश चौधरी साहब। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करेंगे। 54-58 1 रुपया चंदा मांगकर उन्होंने अखबार चलाए। और जाहिर है कि उस समय हमारे समाज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो अपील करते थे हर जगह जाकर चंदा देने की। तो सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो अखबार सब लोग पढ़ नहीं पाते, तो अखबार, चाय की दुकान पर एक आदमी बैठ के अखबार पढ़ के सबको सुना रहा है। मैंने बचपन में भी देखा है। अभी भी गांव में जाइए तो चाय की दुकान पे एक अखबार आता है तो एक एक पन्ना लेके लोग अलग अलग पढ़ते हैं, अभी भी। तो बाबा साहब के जमाने में एक अखबार से पूरे गांव को प्रशिक्षित किया जाता था। तो सोशल मीडिया था कि हुआ कि नहीं हुआ? तो बाबा साहब सोशल मीडिया के जनक हैं, ये मेरी पहली प्रस्तावना है। चलिए अब आगे आते हैं, थोड़ा सा आप देखते हैं जरा मीडिया का क्या हाल है, और इनका चाल चरित्र चेहरा मीडिया घरानों का अच्छी तरह मुझे वाकिफ है। एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। अभी एक बाबा है, आंख से तो
आंख नहीं है, बेचारे अंधे हैं, लेकिन दिमाग बहुत चलता है। दिमाग और जवान चटर पटर चलता रहता है, हैं? अब कहीं मैं बोल रहा हूं इससे भी भावना कोई आहत ना हो जाए किसी की, तो मैं कह नहीं सकता। वैसे मैं जो बात कहता हूं लॉजिकल होता है, और किसी की भावना आहत हो जाए तो मैंने उसका ठेका भी नहीं लिया है। तो बाबा ने कह दिया कि जो राम को नहीं भजता वो सब चमार है। ठीक है जी, कह दिया। और बहुत सारे धर्म संसद में साधु लोग गांधी को गाली देते हैं। गांधी से आपकी असहमति हमारी हो सकती है, अंबेडकर की सबसे ज्यादा थी, तभी दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे, कभी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक संस्कारी और पढ़े लिखे लोगों में ये एक मिनिमम कर्टसी मर्यादा होती है। आपके महाराष्ट्र के बहुत सारे एक्टिविस्ट आजकल सार्वजनिक मंचों से जो है ना अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। किस तरह का अंबेडकर पढ़े हैं मैं नहीं जानता, अंबेडकर की कौन सी किताब पढ़े मैं नहीं जानता। तो बाबा ने कह दिया कि सब चमार है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एट्रोसिटीज एक्ट में आता है। और मैं थोड़ा उल्टा कहता हूं कि कानून संस्थाएं काम नहीं कर रही, ना पुलिस काम कर रहा है, ना प्रशासन काम कर रहा है। तो इंस्टेंट जो है, जो बोले उसको उसी की भाषा में वहीं जवाब दे दो, इससे बहुत चोट लगता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या समझते हैं कि सिर्फ जाति के बारे में कहा गया है? अगर ये समझते हैं तो आप बहुजन इनलाइटेंड होना और अंबेडकर के वारिस होना, अंबेडकर को मानने वाले होना, ये कहना भूल जाइए। तब आप मनुवाद के ट्रैप में ही है, ये समझने की कोशिश कीजिए। आप मांग हो, महार हो, ढोर हो, चमार हो, चंभार हो, पासवान हो, खटीक हो, पासी हो, तब आप वही रहिए। बाबा साहब ने जिंदगी भर सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया, सबके सभा में गए, सबको बोला। तो यह समझिए कि वो जाति सूचक नहीं है, वो शब्द जो है वो समुदाय सूचक है। वो आपको टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। सोच लीजिए कि जो ओबीसी के लोग हैं उनके बारे में लोग क्या सोचते होंगे, क्या बोलते होंगे पीछे में, जरा सोचिए। मैंने कहा अभी एक जगह, और मैंने अमन साहब को भी कहा है कि अगर हमारा समाज जागृत होता अभी, तो जितने SC ST OBC के लोग हैं सब अपने सोशल प्रोफाइल पे लगा लिया रहता कि मैं भी चमार। तब आपकी यूनिटी दिखती ना। बहुजन करते रहते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुत लोग इसमें से हाथ झाड़ रहा होगा कि मुझे नहीं बोला, चमार समुदाय को बोला है, जाति को बोला है। नहीं है, ये लीला समझिए, खेल समझिए। गृह प्रवेश होता है तो गोबर गणेश की पूजा आपसे करवाता है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैनेजमेंट गुरु हो, कोई भी हो। जब आप उसमें 1 रुपया डाल देते हैं तो अनपढ़ पुजारी भी अगर अनपढ़ है तो वो समझ जाता है कि डॉक्टर के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं आता है, गोबर में पैसा चढ़ा रहा है। उसी तरीके से स्टेटमेंट है। अगर इस शब्द के पीछे सारे लोग नहीं खड़े हुए तो इस समझ में जब टेस्ट कर लिया कि राम का फैक्टर इलेक्शन में काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर आप भी कह रहे हैं कि मैं नहीं, मुझे नहीं कहा, उसको कहा, तो इसका मतलब है कि वो आपको एक खेमे में, एक खांचे में आपको डाल रहा है कि बाकी सब राम का भक्त हुआ, इसका मतलब उपासक। अच्छा एक बात बताइए, मेरे समझ में नहीं आता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही लोग कह रहे हैं कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता थे, तो जो राम का उपासक नहीं है और कृष्ण का और शिव का उपासक है, फिर वो क्या हुआ? सवाल उठा रहा हूं मैं। जो राम और कृष्ण का उपासक नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता का मतलब है 32,99,99,999 देवी देवता को आपने भावना आहत कर दी, आपने अपमानित कर दिया। ठीक है जी। भैरव बाबा भी हैं, उनको तो शराब चढ़ाया जाता है। बहुत सारी देवी देवता हैं, काली हैं, बलि चढ़ती है, दुर्गा पे बलि चढ़ती है, कहीं बकरे कहीं भैंस। इसी में कई सेक्ट हैं,
शैव हैं, वैष्णव हैं, अघोरी हैं, सब तो हिंदू ही। तो सिर्फ जो राम का नहीं मानता वो चमार है। तो इसका मतलब बाकी 32 करोड़ 99,99,099 देवी देवताओं को मानने वाला वो क्या हुआ, वो बाबा से जरूर पूछा जाना चाहिए। Am I right or wrong? और दूसरी बात आप सबके लिए, विभिन्न जाति समुदाय के होंगे, अगर जिस दिन वो अहिर को गाली दे उस दिन सब लोग डीपी लगा लेना मैं भी अहिर। इसी में आपकी ताकत पहचान में आएगी कि आप वाकई बहुजन है कि नहीं है, कि जातियों में बटे हुए हैं। जिस दिन महार को कुछ बोले सब डीपी लगा लेना मैं भी महार। एक समुदाय को नहीं बोल रहा है वो तो क्षत्रियों को भी माफ नहीं करता। तो आप लोग किस खेत की मूली हैं? ये हम लोग जो बोलते हैं सोशल मीडिया पे, इसी से उनको थोड़ा सा जो है टेंशन रहता है। इसलिए मैं आपको आगाह करने आया हूं। मेरा जन्म, मैं जाति मानूं या ना मानूं, मेरा जन्म एक जाति में हुआ है। मैं भले ही अपने आप को डी कास्ट कर चुका हूं, लेकिन मुझे समाज को डी कास्ट करना है। तो इसलिए मैं अभी भी जो बाबा साहब के जमाने में जो मांग, महार और चमार, तमाम जो झगड़े चल रहे थे, बाबा साहब एड्रेस करते थे उनको, इश्यूज को। अगर आज भी ये झगड़े अगर जारी हैं और किसी पॉइंट पे आपकी यूनिटी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है कि बाबा साहब का किया हुआ मेहनत सारा व्यर्थ गया। उसका कोई मायने नहीं। आप इतनी 200 फीट की मूर्ति लगाते रहो, इसी में आप ढूंढते रहो, टाई कोट और मूर्ति में बाबा साहब को ढूंढो। अब विचारों में अगर नहीं ढूंढ रहे हो, सिर्फ मूर्ति में, अरे ऑस्ट्रेलिया में 400 फीट का लगा दिया तो तेलंगाना में 500 फीट लगा दिया, अगर ये इसी में खुश हो, और टाई सूट ही खाली बाबा साहब का दिख रहा है, विचार नहीं दिख रहा है, तब तो मुझे लगता है कि बाबा साहब बिल्डिंग को देख के भले खुश होते, विचारों को देख के खुश नहीं होते। जो उनके जमाने में लड़ाई थी अभी भी वही अगर है। इसलिए सबकी यूनिटी दिखनी चाहिए। अब आज बाबा पे ही बोलता हूं मैं, मीडिया, बाबा और संविधान। आप में से बहुत लोग जानते होंगे 2022 मई में मेरी गिरफ्तारी हुई थी, देखा था। और एक हफ्ता तक मीडिया ये चलाता रहा कि रतन लाल ने हिंदुओं की भावना आहत कर दी। एक हफ्ता तक बड़े बड़े टीवी चैनल पे 1-1 घंटे का शो हो रहा था। उसमें कुछ मुस्लिम धर्मगुरु, कुछ फर्जी इतिहासकार, कुछ बाबा, और सब कह रहा था कि रतन लाल को काट देंगे, मार देंगे। अभी भी एक बाबा है, पता नहीं दिमाग से थोड़ा सनकी लगता है मुझे, सब कह रहा था 7 दिनों तक, जब तक मेरी गिरफ्तारी नहीं। माफी मांग लो, ये बोला मैं कुछ नहीं माफी मांगूंगा, गिरफ्तार करना है करो, मैं नहीं डरता उड़ता गिरफ्तारी और जेल जाने से। गिरफ्तारी हुई, अगले दिन बेल हुआ। मेरे कुछ एक ट्विटर फेसबुक पे लिख देने से अगर आपकी भावना आहत हो रही, चाहे मैं मजाक में ही लिखा हूं, आपके पूरे शास्त्री पूरे मजाक, मारपीट, मदिरा पान और मांस खाने से भरे पड़े हैं। मैं शास्त्री उठा के पढ़ के बता दूं तो बता दूंगा, उसमें सब तरह की चित्रण है, सेक्सुअलिटी से लेके एवरीथिंग इज देयर। और मेरे कहने से भावना आहत हो गई और आपका आस्था डोल गया ऐसे छुई मुई टाइप से, तो मुझे मत देखिए, अपने आप को और अपनी आस्था को देखिए। उससे गिरफ्तारी हो गई। अब बाबा सरेआम बोल रहा है, अपमानित कर रहा है पूरे समुदाय को। कहीं मेन मीडिया पे कहीं डिबेट देखें कि भंते जी को बुला के जरा डिबेट करा लें, कभी देखा है आपने? क्या अमन साहब, कहीं डिबेट देखा है? सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, ये हाल है मीडिया का। तो सत्ता में वही लोग हैं जो संविधान नहीं मानती। बाबा लोग पार्लियामेंट घेरा था उस समय भी, 60 के दशक में, 50-60 के दशक में, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं। तो ये उस समय भी संविधान को नहीं मानते थे और आज भी नहीं मानते थे। और चूंकि आज हुकूमत में है बीजेपी और आरएसएस, मैं कह रहा हूं हेडक्वार्टर इधर हुकूमत में है,
तो इनके लिए संविधान की कोई मान्यता नहीं है और मीडिया इसका भोंपू बन के भों भों कर रहा है। मीडिया इसलिए कोई कानून मानेंगे नहीं। बाबा साहब के जमाने में भी कानून था, थोड़ा अंग्रेज से तो लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ था, क्योंकि वो अंग्रेज सब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वाले लोग थे ना, वेस्टर्न यूरोपियन लिबरलिज्म पूरा वहां से आए थे, संविधान मानते थे, इंडिविजुअल राइट्स मानते थे, तो मानने वाले थे। अब जो हुकूमत में है उनका आइडियल मनुस्मृति है और उसी में अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं, चाहे मीडिया में जाए, चाहे आईएएस बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, उसी में ट्रेंड करते हैं। तो आप इससे संवैधानिक मूल्य की रक्षा का सवाल कैसे कह सकते हैं? कहीं कोई चर्चा नहीं हो, गिरफ्तारी एक्शन तो छोड़ दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी रितु सिंह धरना पे बैठी हुई, आप सबने देखा होगा, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के उसको हटा दिया नौकरी से। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आप देखेंगे कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है प्रोफेसर का और प्रिंसिपल का, फर्जी डॉक्यूमेंट मैं कह रहा हूं दावे के साथ। और जिनको असहमति हो मेरे से बात करें, मैं कैंडिडेट का नाम बताऊंगा, उसका डॉक्यूमेंट पूरा मांगूंगा, मैं साबित कर दूंगा कि फर्जी डॉक्यूमेंट पे दिल्ली विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो फर्जी डॉक्यूमेंट का दो इस्तेमाल हो रहा है, एक दलित को निकालने में और बाकी कुछ लोगों को रखने में। एक ही फैक्ट का दो इस्तेमाल। ठीक है ना? अब बाबा लोग ऐसे जब बोले तो सवाल उससे पूछिए कि ऐसे बाबाओं से पूछना चाहिए कि जो चमार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, बाबा हॉस्पिटल में पैदा हुए थे कि घर में पैदा हुए थे? पहले ये बताओ। ये सवाल है ना? नहीं भाई, हम लोग तो घर ही में पैदा हुए हैं। उस जमाने में कोई हॉस्पिटल वगैरह तो था नहीं। आप में से ज्यादातर घर ही में जन्म हुआ होगा। तो इन बाबाओं से पूछो, ऐसे बाबाओं से, कि तुम पेट से, मां की पेट से तुमको कौन निकाला था? भाई माई लोग निकालते हैं, वो कौन होते हैं? ये दलित समुदाय के ना, चमार होगी, महार होगी, यही लोग होते थे ना, गांव में दाई का काम करते थे, जो बच्चा पैदा करवाते थे। मांग जो भी है दलित समुदाय के ही लोग है ना, कहीं चमार समुदाय की महिला निकालते हैं, कहीं मांग, कहीं कुछ भी। और यह भी बात है कि जब जच्चा को जब दूध नहीं होता था तो वही जो महिला अगर बच्चा पैदा कराती थी, पहला दूध वही पिलाती थी। ठीक कह रहा हूं जी? सही है? और दलित महिलाएं ही होती थी। अब इनसे सवाल पूछो कि आपका जन्म कहां हुआ था, और जब जन्म हुआ था तो मां दूध दे रही थी, नहीं दे रही थी? इनसे पूछो सवाल। जो समाज और ऐसे बाबा ऐसा एहसान फरामोश हो कि जो उसको जन्म दे रहा है, निकाल रहा है, उसी को गाली दे रहा है। ठीक है जी? उसी को गाली दे रहा है। उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया और तमाम आपकी रक्षा करेगा? नहीं, रक्षा नहीं करेगा। क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूं ना। इतिहास कितना मिनट बोलना है साहब? मैं इतिहास का छात्र हूं तो पूरा मंथन करता हूं, मंथन। मेरे ऊपर मुकदमा भी कर दोगे तो नहीं हटूंगा, लड़ते रहूंगा। बाबा साहब का बिगड़ा चेला हूं मैं। रोज अपने बाद आप गले में पट्टा बांध के मैं नहीं कहता फिरता कि मैं अम्बेडकरवादी हूं कि नहीं हूं। या आप तय करो कि आप क्या हो, हमें जो करना है हम करेंगे। बहुत जल्दी एक किताब पे भी काम कर रहा हूं और किताब का टाइटल ही है धर्मांतरण, अंबेडकर का धर्मद्रोह 1920 से 56। खरीद लेना कम से कम। हिंदी में है अभी, अंग्रेजी में बाद में। तो भावना आहत का पूरा मटेरियल उसमें है। बाबा साहब ने जो कहा था, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने जो छापा है, उसी 75 भाषणों को एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए ला रहा हूं कि पढ़ पढ़ के बोलो, पेज नंबर बता के। हाँ, पढ़ पढ़ के
पेज नंबर बता बता के बोलो कि 1924 में क्या क्या था, 29 में क्या कहा था, 36 में क्या कहा था, 56 में क्या कहा। ये वैचारिक युद्ध है, ये ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म के बीच की लड़ाई है। लोकतंत्र संघ को सबसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भारत में संघ था, संघ, बुद्धिस्ट संघ। बाबा साहब बार बार कह रहे हैं भाषण में, ये प्रजातंत्र की जड़ें जो हैं आपको ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना है। मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया है, मैंने यहां बुद्धिज्म से लिया है, बुद्धिज्म से। ये संघ बेसिकली वो डेमोक्रेसी ही था उसमें। और बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स उनका भाषण पढ़िए तो कह रहे हैं कि हमारे यहां कम्युनिज्म पहले से है भाई। भंते लोग का देखो 5 या 7 चीज चाहिए होता है, चीवर, उस्तूरा, बॉल और ये। यहां तो कम्युनिज्म, अगर किसी को दुनिया में अगर बचाना है तो बुद्धिज्म को ही आगे लेके। नेपाल में भाषण है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। ये सब उस किताब में मैं डाल रहा हूं कि आप पढ़ें कम से कम, क्योंकि हमारे यहां भाषण कम होता है, मन की बात हम लोग भी ज्यादा कर लेते हैं, काम की बात नहीं करते। तो उसको पढ़िए, लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ। जो ऑर्डर है बुद्धिस्ट ऑर्डर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब का भाषण का अंश है जो कि लंका में और बर्मा में उन्होंने दिया था, कि बुद्धिस्ट संघ में बैठे बैठे बुद्धिज्म का प्रचार नहीं होगा। ट्रेंड प्रोफेशनल्स चाहिए, और जाके घर घर में बॉल लेके वहीं खाना मांगना है, और घर घर में जाके बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है। कोई भी धर्म या विचारधारा अपने आप चल के नहीं जाती है, उसको ह्यूमन एजेंसी के द्वारा उसको ले जाया जाता है। चल के जाता है कहीं, अपने आप चला जाएगा। तो ये सब जिम्मेदारी लीजिए, डेमोक्रेसी को बचाना है तो। नहीं तो मिडिल क्लास लोग, कामले साहब, हम लोग सब मिलके दिन भर बुद्धम शरणम गच्छामि कर ले, उससे नहीं होने का। हम लोग तो उपासक है ना, लेटी ऑर्डिनरी लोग। धर्म का प्रचार करना, धम्म का प्रचार करना, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, और उनको बहुत ही गंभीरता से, ईमानदारी से और सारी चुनौतियों को लेते हुए इस काम को अंजाम देना चाहिए, करना चाहिए। अब फिर बाबा पे आ जाता हूं थोड़ा सा। अमन साहब इजाजत है? तो मैंने कहा कि उनसे पूछा जाए कि जब इसी में आंसर मिल जाएगा। अब ये बताइए कि इस शब्द की व्याख्या होगी। जाति तो आया है बहुत बाद में, पोस्ट वैदिक पीरियड में। उसके पहले वर्ण था। बाबा से पूछे कि ऋग्वेद में चर्मन शब्द का उल्लेख है कि नहीं। अगर उल्लेख है तो किन संदर्भों में, यह पूछा जाना चाहिए। चर्मन शब्द कह रहा हूं। और उनसे यह भी पूछना चाहिए, सब लोगों से, यह गाली की तरह इस्तेमाल होता है ये शब्द। किसी को अगर डिफेम करना हो या इसका इंपॉर्टेंस कम करना हो तो कुछ मत कीजिए, नुक्ते के हेर फेर में कर दीजिए। जैसे बुद्धा से बुद्धू बना दिया, नहीं? तो ये सवाल पूछिए कि आखिर इस शब्द से, मैं कह रहा हूं, आपको चिढ़ किस लिए है। तो उसका चिढ़ इसलिए भी है, मैं बता दे रहा हूं, कि ये कम्युनिटी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे फैला हुआ है। महाराष्ट्र से दक्षिण की ओर जाइए तो यहां पे थोड़ा रेडिकल मूवमेंट रहा है। ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, साहू जी महाराज, साउथ में नारायण स्वामी, तमाम ऐसे लोग, रेडिकलिज्म रहा है। और महाराष्ट्र से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो वहां संत परंपरा, भक्ति परंपरा रही। संत रविदास, बाबा साहब ने अपनी किताब अछूत कौन, ये संत रविदास और चोखा मेला को समर्पित किया है। तो इनसे पूछे कि इस शब्द से तुमको क्यों चुभता है इतना ज्यादा। चुभता इसलिए है, मैं चुभना ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि ऑल इंडिया में है, न्यूमेरिकली ज्यादा है,
और आरएसएस और बीजेपी की जो पॉलिसी है मनुस्मृति के, उसको न्यूमेरिकली ओवरऑल इन जनरल सबसे ज्यादा चुनौती यहीं से मिल रही है। संत रविदास को अपने कंधे पे उठा के इनको घुमाना पड़ा था काशी में, तो फिलोसफिकली भी चैलेंज हुआ और न्यूमेरिकली भी चैलेंज हो रहा है। अब चूंकि सोसाइटी मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे कम्युनिटीज यहां पे आरएसएस बीजेपी के साथ चले गए, अब सोसाइटी नहीं मैनेज हो रहा, तो हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उसको मैनेज करने की या उस वोट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो। लेकिन यह बात सही है, इसलिए चूंकि फिलोसफिकली भी रेसिस्टेंस रहा उधर, इसलिए इस शब्द से ज्यादा चुभती है। वैसे महार हमको तो एक ही लगता है, कोई जो इसमें ऊंचा नीचा समझता है तो समझिए अपने आप को ही गाली दे रहा है। बाबा साहब को हम लोग सिर्फ समझते हैं कि नारों में तलाशते हैं, है ना, कोट टाई में तलाशते हैं और मूर्तियों में तलाशते हैं, लेकिन कभी इस बात पे कोई सीरियस डिबेट या अध्ययन नहीं हुआ। अध्ययन हुआ भी होगा तो इसमें सीरियस डिबेट नहीं हुआ, सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे डिबेट हुआ। बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में यह भी कहा था कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं और अपना सारा जीवन धम्म के प्रचार में लगाऊंगा, यह भी कहा था। लेकिन हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना थोड़ा कूट कूट के भर गई है पूरा। उनको सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल गिमिक दिखता है, लेकिन यह नहीं दिखता है कि राजनीति के पीछे संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होता है। बाबा साहब जब पहले आए थे 1918 में बोरो कमेटी को मेमोरेंडम दिया था, उसके बाद मूक नायक, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, डिप्रेस क्लास लीग, पार्टी, पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, फिर रिपब्लिकन पार्टी। तो पार्टी तीन तो आपको दिख गई, लेकिन पार्टी चलाने के लिए रिपब्लिकन ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना उन्होंने की थी और यह कहा था कि जो नेता बनेगा उसको इतिहास, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का पूरा ज्ञान होना चाहिए और वो बढ़िया ओरेटर होना चाहिए, उसकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ एक लाइन लेके पूरे दलित मूवमेंट को एक तरह से डिसमेंटल कर दिया गया है। अब दलित मूवमेंट कोई पावर नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, इसलिए उसको कोशिश हमारी है कि उसको फिर री इन्वेंट किया जाए, उसको पावर फोर्स बनाया जाए। दो आदमी मिलकर तीन पार्टी बना रहा है, ठीक है जी, ठीक कह रहा हूं। एक काउंसलर नहीं जितवा रहा है, सपने दिखा रहा है कि हुक्मरान बन जाऊंगा, देश पूरा संसद पे कब्जा कर लूंगा। संभव है? बाबा साहब क्या किए थे? पार्टी के अलावा उन्होंने संस्थाएं बनाई थी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, महाबोधि सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, 3 अखबार निकाले, भूषण प्रिंटिंग प्रेस शुरू किए और भूषण प्रिंटिंग प्रेस में फंड को लेकर वो हेराफेरी हुई थी, अपने बेटा तक को धमकाया और बोला उन्होंने कि तुम्हारे ऊपर हम फौजदारी मुकदमा करेंगे। बेटे को धमकाया। ये होता है ईमानदारी की पराकाष्ठा। तो हमारे लोग खीरा चोरी के आरोप में ही जेल चले जाते हैं। पता नहीं पैसा के पीछे कितना पागल है, आखिर उस पैसे का करोगे क्या, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या करोगे पैसे का? मैक्सिमम एक मिडिल क्लास कंफर्टेबल लाइफ, अपर मिडिल क्लास, जहाज में बिजनेस क्लास में जाना, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी फार्म हाउस, यही चाहिए ना। ये कितने का आएगा? उतना तो ये समाज चंदा दे दे के आपको बना के दे देगा। दिया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, अरबों रुपए दिए हैं लोगों को। लेकिन इनसे पूछिए, एक अखबार, एक टेलीविजन, एक संस्थान, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज खोला गया क्या? बाबा साहब जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो
तो वहां पर राजा महाराजा नवाबों के खिलाफ भाषण दे रहे थे और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए 1345 पाउंड उनसे चंदा भी लिया था कि हमें चंदा दीजिए, लड़ाई हमारी राजनीति के चलती रहेगी, हमें अस्पृश्य बच्चों के लिए स्कूल खोलना है। उनको चंदा भी लिया था। 1-1 रुपया इकट्ठा करके जनता अखबार, भूषण प्रिंटिंग प्रेस सब था। क्या हम समाज से पूछना चाहते हैं और बड़े बड़े दावा करने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे पास टेलीविजन चैनल है? इसलिए मैं कह रहा हूं जो सम्मान समारोह है बधाई के पात्र हैं, और अमन भाई साहब जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं इसको सहयोग कीजिए। यही असली लड़ाई यहीं पे होगी, ज्ञान के लेवल पर हो। मैं बाबा साहब के 2 कोट्स आपको सुना के बात खत्म करूंगा। कहने के लिए बहुत मटेरियल लेके आया था, लेकिन अभी नहीं, कभी और। नहीं अभी अभी नहीं। एक मीटिंग हुई थी 14 जुलाई 1940 को, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की मुंबई शाखा की मीटिंग थी, और मीटिंग में 3 इशू को लेकर चर्चा हुई। बाबा साहब बोर्डिंग भी चलाते थे, बोर्डिंग और उसके अलावा भूषण प्रिंटिंग प्रेस और जनता अखबार। उन्होंने कहा कि बोर्डिंग और छापाखाने की जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर लेने के लिए तैयार नहीं। जब तक संभव था तब तक मैंने यह जिम्मेदारी संभाली। 25,000 रुपए लगाकर यह छापाखाना मैंने आप लोगों को चलाने के लिए दिया। विधिमंडल, विधानसभा, म्युनिसिपैलिटीज, लोकल बोर्ड आदि के चुनाव, मुंबई, बॉम्बे महापालिका कामगार संघ आदि संस्थाएं जो जिस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के सहारे चलती हैं, उस वृक्ष की जड़ें जो हैं छापाखाना और जनता पत्रिका है। क्या कह रहे हैं सुनिए। आपके पॉलिटिकल पार्टी जो चलते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी जड़ जो है वो छापाखाना और जनता पत्रिका में है। पढ़ता नहीं लोग, सिर्फ इलेक्शन के दिन हुआ करके चुनाव लड़ने आता है। कभी सीरियस रिसर्च होना चाहिए था कि जनता अखबार के बारे में एक इंडिपेंडेंट रिसर्च होना चाहिए था। क्या कहा था उन्होंने। कह रहे हैं हम में से लोगों को यह बात नहीं समझ में आ रही। वो समझता है कि भीड़ इकट्ठा करके चुनाव जीत लेंगे। नो, दिस इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल। एवरी डे आपको पॉलिटिक्स करनी होगी, और पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो, और पॉलिटिक्स आइडियाज का जाना, बहस होना, यह भी पॉलिटिक्स का पार्ट है। इसको समझिए। अखबार नहीं है, पैसा बहुत है, आप लोगों ने बहुत चंदे दिए होंगे बिना सवाल किए हुए, तो चंदा के बदले आपको मीठे मीठे भाषण मिलते हैं, गुदगुदी लगाने वाले भाषण। देश का कब्जा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इसको वहां भगा देंगे, उसको वहां भगा देंगे, तमाम तरह की बातें चलती। लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं होती कि डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे थे। एक और कोट सुना देता हूं आपको। यह है 26 अगस्त 1940 बंबई में ही एक सभा हुई थी। कह रहे हैं आज मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। अपने पूरे आंदोलन का सार नोट कीजिएगा। पूरे आंदोलन का सार अपने अखबार में है, अपने अखबार में है। और यह अखबार पिछले 20-22 सालों से मैं किसी न किसी रूप में आपके सामने लाता रहा हूं। पहले मूक नायक, फिर बहिष्कृत भारत, और आज जनता उसके विभिन्न रूप हैं। जनता को जन्म देता है भारत भूषण छापाखाना। जनता को जन्म देता है, प्रिंटिंग वही होती है, भारत भूषण छापाखाना। बिल्ली के पिल्लों की तरह इन 2 संस्थाओं को मैंने पाला है। कैसे? बिल्ली के पिल्लों की तरह 2 संस्थाओं को मैंने पाला है। बिल्ली को अपने पिल्लों की रक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह उजरना बसना पड़ता है, और उसी प्रकार जनता तथा छापाखाने को मुझे कई संकटों से उबारना पड़ा है। हमेशा के लिए ऐसे हालात होंगे तो काम नहीं चलेगा। और जहां तक मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, खैर मोरे साहब ये किताब,
कि उनको कोई सिख व्यवसायी थे, उन्होंने जगह दिया था, और चूंकि 40 तक होते होते उनको लगा कि सिख धर्म में नहीं आएंगे, तो जगह खाली करने के लिए शायद उनको नोटिस दिया गया था, तो उनको दोबारा जगह लेना था वहां। ये इंसान मल्टी डायमेंशनल, इतना स्मार्ट आदमी इंस्टीट्यूशन में बात कर रहा है, स्कूल बना रहा है, कॉलेज बना रहा है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग, अब मनुस्मृति का मतलब गुलामी, उसको चलानी ये हमारी जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा, कि उसको कैसे बचाए। और बचाने के लिए सिर्फ नेतागिरी से नहीं बचना है, ये सारे काम होने हैं। सारे जितने इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास है, सबसे मैं बार बार कहता हूं कि अपने बेटों को जो ना सेकंड क्लास जॉब में मत लगे जाओ। अगर आपका बच्चा नहीं करेगा तो कोई ना कोई जगह ले ही लेगा ना। 10 IAS का पोस्ट है तो मैं नहीं बनूं तो थोड़ी कि खाली रह जाएगा, मेरे लिए ही रिजर्व है, कोई ना कोई बच्चा ले लेगा वो। और 10 सीट के लिए लाखों युवा हमारे 35 साल तक जो है ना मत्था मारते रहते हैं, और सरकार 5 साल और बढ़ा देती है, इनको 5 साल और दो, तो 40 साल तक PCS और UPSC तैयारी करते करते उसके बाद किसी काम के नहीं रहते हो, उसके बाद बोझ बन जाते हो परिवार पर। जितने यहां समृद्ध लोग हैं सबको मैं कहता हूं कि बेटा बेटी को इस चक्कर से निकालो, सबको कोलंबिया ऑक्सफोर्ड भेजो। अंग्रेजी बोल के 50 लोग जब आएंगे बाबा साहब की तरह, और अखबारों में एडिटोरियल लिखेंगे, सोशल मीडिया पे बोलेंगे, तब जाके माहौल बनेगा। इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए इंटेलेक्चुअल चाहिए, नहीं तो 60 साल रिटायर करने के बाद इतनी एनर्जी नहीं रहती कि आप मिशन मूवमेंट चला लोगे, आंदोलन चला लोगे, बेकार की बात है, ऐसे नहीं होता। वी हैव टू हैव यंग लीडर्स, इंग्लिश स्पीकिंग लीडर्स, कॉन्फिडेंट बहादुर लोग चाहिए। तो क्या जरूरत है दिल्ली से वहां इतना ठंडा से, अब यहां गर्मी में आ गया, पसीने निकल रहे हैं। हम अपने बच्चों को तो आपको पता होगा, जो देखे होंगे, 2 बच्चा को विदेश भेजा अम्बेडकर नामा से, आप ही लोग से मांगा गया, दीजिए थोड़ा थोड़ा, सीधे उसी के अकाउंट में दीजिए। एक बच्ची अभी कलकत्ता में लेदर टेक्नोलॉजी पढ़ रही है, और मेरा बेटा इस साल सितंबर अक्टूबर तक, मेरी 13 साल नौकरी बाकी। बेटा और बेटी दोनों को समझा दिया गया है, न मेरे पास घर है, न जमीन है, कुछ भी नहीं है। जब तक नौकरी है 5 स्टार स्टाइल में रखूंगा, बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन फूड, बेहतरीन खाना, और सीधे आप लोग को इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका जहां जाके PhD तक पढ़ो, पहले देखेंगे उसके बाद क्या काम होता है। काम की कमी दुनिया में थोड़ी है, काबिल लोग की कमी है। सिपाही के भर्ती में 1 लाख लोग दौड़ने लगता है, अग्निवीर में देखा नहीं आप? लेकिन जितने टॉप में जाएंगे उतने लिमिटेड होते जाता है ना, बिकॉज वहां नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, एक्सपर्टीज चाहिए। तो अपने बच्चों को इकोनॉमिस्ट बनाइए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाइए, ये तमाम बनाइए। उसको आपके घर में कभी ये ख्वाब नहीं आता है कि मीडिया में जब इंटरनेशनल अवार्ड मिले तो मेरे घर के बच्चे उसमें मिले? कभी ख्वाब नहीं आता है कि इंटरनेट BBC में जाकर, अल जजीरा में जाके मेरे बच्चे घर के काम करें, स्टाइलिश अंग्रेजी बोलें? कभी ख्वाब नहीं आता है कि हमारे घर में जो है नोबेल प्राइज आना चाहिए? यही बाबा साहब पढ़े हो, यही बने हो बाबा साहब, सिंबल ऑफ नॉलेज, ये मूर्ति वो मूर्ति। खाली नारों में, अपने घर में बाबा साहब पैदा करो, तब ये संवैधानिक मूल्य बचेंगे, तब ये डेमोक्रेसी बचेगा। अपने घर में करना पड़ेगा, तब तो बचेगा। अदरवाइज मीडिया को कोट अनकोट लिखिए हर समय।